हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम 25 जुलाई 2023 के शिफ्ट थर्ड के मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछ रखा है, दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। केंद्र O वाले पहले वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, केंद्र P वाले दूसरे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। उनके उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? तो यहाँ से आप क्या कर लेते हैं, दो सर्किल बना लेते हैं। यहाँ पर एक सर्किल ये हो गया और एक सर्किल आपको ये दे रखा है। ये दोनों बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डायग्राम बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है, सीधे आप डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। इनकी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा कुछ इस तरह से जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो ये इस तरह से स्पर्श करते हुए जाएगी और इन दोनों की यहाँ पर जो केंद्रों के बीच की डिस्टेंस जो है इनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। इसकी यहाँ पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या थी और इसकी यहाँ पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या थी। ये आपके पास R1 मान लीजिए, ये R2 है। तो इनके बीच की डिस्टेंस जो है, केंद्रों के बीच की डिस्टेंस D से व्यक्त करते हैं और ये 9 सेंटीमीटर हो जाएगी दोनों का योग करके। यानी कि D बराबर आपके पास कितना आ चुका है, 9 सेंटीमीटर आ चुका है। तो आप यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करते इस स्पर्श रेखा की लंबाई कैलकुलेट करने का। यहाँ पर फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर D का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर सोल्व करते तो अंडर रूट के अंदर क्या आता, 9 का स्क्वायर माइनस के अंदर 6 माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से अंडर रूट के अंदर 9 का स्क्वायर 81 और माइनस करते 3 बचता, 3 का स्क्वायर यहाँ पर यह आपके पास 9 हो जाता। यानी कि अंडर रूट के अंदर कितना बचता, 72 बचता। 72 को आप क्या लिख सकते हैं, 36 इंटू में 2 लिख सकते हैं। 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, 6 इंटू में अंडर रूट 2 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, दो पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं और 3 महिलाएं उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो बताइए कि एक पुरुष और 2 महिलाएं प्रतिदिन एक साथ मिलकर काम करते हुए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी। यहाँ पर देखिए 2 मेल दे रखे थे और ये 6 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, तो टोटल काम इतना हो जाएगा। और यहाँ पर आपको दे रखा था 3 फीमेल जो है उसी काम को 4 दिन में कंप्लीट कर सकती हैं। तो ये भी आपके पास टोटल काम होगा। ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये 3 से कट जाएगा, यहाँ पर 2 बार 2 दूनी का 4 होगा, ये 4 से 4 कट जाएगा। यानी कि मेल और फीमेल की एफिशिएंसी का रेशियो जो है 1:1 आ गया। तो किसी भी साइड आप रखकर जो है यहाँ पर टोटल काम कैलकुलेट कर लेंगे। यानी कि आपके पास टोटल वर्क कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 इंटू में मेल की एफिशिएंसी 1 इंटू में 6 इक्वल टू 12 जो है वो आपके पास टोटल काम आ चुका है। अब ये 12 यूनिट का काम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर देखिए एक आदमी करेगा, यानी कि एक आदमी की एफिशिएंसी 1 और प्लस में यहाँ पर 2 फीमेल करेंगे और 2 फीमेल, यानी कि एक फीमेल की एफिशिएंसी 1 थी तो 2 इंटू में 1 करेंगे। ये आपके पास बट्टे में कितना बनेगा, 3 बनेगा। 3 का भाग लगाएंगे तो 4 दिन आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपको अगर ऊपर द्विघात यहाँ पर व्यंजक यानी कि द्विघात बहुपद बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है और द्विघात बहुपद अगर आपको सोल्व करने आते हैं तो आप इसीलिए इस क्वेश्चन को जो है सोल्व कर देंगे। यहाँ पर देखिए 9x, ये प्लस का 7x और ये माइनस का 36, ये सॉरी 63, यहाँ पर इसको लिखा। अब यहाँ पर आपको अंडरलाइन ये करके लिखना है। यहाँ पर ये देखिए ये इतना पार्ट जो है ये -2x को मैंने लिखा है। जब -9x में से +7x घटाएंगे तो -2x बचेगा, यानी कि ऊपर वाले पार्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ और बट्टे में ये जो है ये आपको x + 7 का होल स्क्वायर दे रखा है। जब आप इसे खोलेंगे यही आएगा, तो यहाँ पर ये आपके पास हो जाएगा। और ऊपर से देखिए यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो ये x कॉमन लिया, x माइनस का 9 बच गया। यहाँ से 7 कॉमन लिया तो x माइनस का 9 बच गया और ये बट्टे में जो है x + 7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ऊपर से देखिए x - 9, ये आपके पास दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, x + का 7 बच गया और यह बट्टे में x + 7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर यह घात 2 है और ऊपर घात 1 है तो ये कट जाएगा और x - 9 बटे x + 7 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु के क्रय मूल्य में 10% की कमी की जाती है और फिर 20% की वृद्धि की जाती है। तो यदि अंतिम मूल्य इतना है तो वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर उस वस्तु का मूल्य मान लेते हैं x, 10% की कमी यानी कि 1/10, 10 पर 1 की कमी यानी कि 9/10
और यहाँ पर जो है 20% का मतलब 1/5 यानी कि 5 पर 1 की वृद्धि, यानी कि यहाँ पर 6/5 कैलकुलेट करेंगे और ये बराबर आपके पास 540 के आएगा। 6 नम 54, 10 बार कट गया यानी कि x बराबर 500 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर आपसे पूछ रखा है यदि राज्य बी की कुल जनसंख्या 7200 है तो उस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर राज्य बी का देखना आपको, ये 25% दे रखा है, तो 7200 का जब 25% कैलकुलेट करेंगे तो 1800 हो जाएगा। ये आपके पास यहाँ पर देखिए 25% की 1/4 वैल्यू होती है, तो ये 7200 का सीधे आप क्या करेंगे 1/4, 18 4 72। तो ये चीज़ें कैलकुलेशन जो है आपके माइंड में चलनी चाहिए, ये आपको लिख के नहीं करनी थी। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पर ये 1800 हो गई। 1800 टोटल थी और यहाँ पर गरीबी रेखा से नीचे यहाँ पर देखना है, और ये 5 महिलाएं थी और 3 पुरुष थे, यानी कि 5 और 3 8 टोटल थे। 8 टोटल थे, इसमें से 5 महिलाएं देख, यानी कि आपको महिलाओं की संख्या बतानी थी तो 5 महिलाएं थी। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, यानी कि आपके पास 8 दूनी का 16, फिर 8 दूनी का 16, 8 पंचे 40 और 5 से इसको गुणा करते तो 5 पंचे 25 हासिल 2 और 22 पंचे 110 और 2 112, यानी कि आपके पास जो है करेक्ट आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, ए एक कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि ए और बी मिलकर इसे 3 से 1/2 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले इससे पूरे करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर आपको दे रखा ए जो है 14 दिन में कार्य कंप्लीट कर सकता है, और ए और बी ये दोनों मिलकर जो है 3 दूनी का 6, एक 7/2 में पूरा कर सकते हैं। दोनों का एलसीएम लेते ही आपके पास यहाँ पर बटे में 1 आप यहाँ पर मान सकते हैं। तो यानी कि एलसीएम, भिन्नों का एलसीएम कैसे लेते हैं आपको आना चाहिए, यानी कि 14 ऊपर एलसीएम आ जाएगा, नीचे एचसीएफ 1 आएगा, तो आपके पास ओवरऑल जो है एलसीएम 14 आ जाएगा। 14 का भाग लगा देंगे, ए की एफिशिएंसी 1 यूनिट और यहाँ पर भाग लगाएंगे 7 दूनी का 14, 2 ऊपर जाएगा यानी कि 4, यानी कि 4 यूनिट इन दोनों की एफिशिएंसी। तो यहाँ पर ए की एफिशिएंसी कितनी है 1 यूनिट है, तो इसकी बची कितनी है 3, तभी तो इन दोनों की मिलाकर 4 यूनिट हो रही है। तो यानी कि बी की एफिशिएंसी हमारे पास 3 यूनिट आ चुकी है। ये 3 यूनिट की एफिशिएंसी से 14 यूनिट का काम करेगा, तो इतने दिन का टाइम लेगा, 14/3 दिन आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक नाव की प्रभावी चाल धारा के विरुद्ध दिशा में 15.2 किलोमीटर पर आवर है और धारा की दिशा में 20.8 किलोमीटर पर आवर है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो ये आपको यहाँ पर अप स्ट्रीम दे रखी है और ये डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा की दिशा में चाल दे रखी है। तो यहाँ पर जो है अगर नाव की चाल आपसे पूछता तो आपके पास फॉर्मूला होता है, यहाँ पर दोनों को प्लस करते हैं यानी कि 1/2 डी प्लस का यू करते हैं, और यहाँ पर अगर आपसे धारा की चाल पूछी जाती है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर 1/2 करते हैं और इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं यानी कि डी माइनस का यू। तो यहाँ पर आपसे धारा की चाल ही पूछी गई है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे यानी कि 1/2 हो गई और डी की वैल्यू 20.8 और ये -15.2। जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये 1/2 और ब्रैकेट के अंदर इसमें से घटा दीजिए यानी कि यहाँ पर ये 0.6 और 5.6 बचा, और यहाँ पर जो है 28 दूनी 56 होता है यानी कि 2.8 किलोमीटर पर आवर जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना था। अगर आपको यहाँ पर दे रखा हो कि x की पावर n प्लस a की पावर n दे रखा हो, ये हमेशा डिविजिबल होगा x प्लस a से। और यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना था when n is odd, यानी कि यहाँ पर जो है ये आपको दे रखा है, ये जो n यहाँ पर दे रखा है ये आपका विषम यानी कि ओड होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये n यहाँ पर ऊपर 17 ये ओड है और x की पावर यहाँ पर 1 की पावर 17 लिख सकते हैं, तो ये हमेशा डिविजिबल होगा x प्लस 1 से। तो यहाँ पर शेषफल हमारे पास 0 बचेगा। नेक्स्ट देखिए, कोस स्क्वायर थीटा बराबर ये है, तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर हटाते तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आती, ये बराबर √3/2 हो जाता। √3/2 ये यहाँ पर थीटा की कितने डिग्री पर यहाँ पर √3/2 वैल्यू होती है यानी कि 30 डिग्री पर होती है। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 30 डिग्री है, तो यहाँ पर ये कितना बन जाएगा साइन 30 डिग्री और प्लस में 30 डिग्री जब करेंगे तो ये साइन 60 डिग्री बनेगा, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू भी √3/2 ही होती है। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर और करेक्ट हो जाएगा। साधारण ब्याज की किस दर पर 9,000 की राशि पर 4 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन जो है इतना होगा। तो यहाँ पर राशि आपको दे रखी थी 9,000 की दे रखी थी। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर मान लेते, 4 वर्ष का टाइम था, डिवाइड करते 100 से, तो ब्याज कितने का मिल रहा है 1,200 का मिल रहा है।
यानी कि आपके पास 1200 का ब्याज मिल रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते, 4 से कटता ये 300 आ जाता, 1 जीरो से 1 जीरो और कट जाता, यानी कि आर बराबर कितना आ गया 30/9। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं 9 त्रिका 27, यानी कि 3 बार भाग गया, 3/9 बचा, यानी कि 1/3% आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, किन्हीं दो संख्याओं के योग का घन आपको ये दे रखा है, जबकि दी गई संख्याओं का गुणनफल 32 है। तो दी गई दोनों संख्याओं के घनों का धनात्मक अंतर आपको बताना था। तो यहाँ से आप क्या करते, ए का क्यूब करते, ये सॉरी आपको ए प्लस बी का होल क्यूब दे रखा है यहाँ पर 1728। तो यहाँ पर बराबर घनमूल करते, तो ये a प्लस बी का, अब यहाँ पर ये इसका 1728 का घनमूल 12 होता है, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू आपको 12 दी गई थी और गुणनफल आपको दिया गया था 32। अब यहाँ से आपको कैलकुलेट यह करना था कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि दोनों संख्याओं के घनों का धनात्मक अंतर कैलकुलेट करना था। तो फॉर्मूला आप यूज़ करते a माइनस बी का होल क्यूब प्लस के अंदर 3ab और इनटू में a माइनस का b, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते तो आपको a माइनस बी की आवश्यकता पड़ती। तो यहाँ से आप a माइनस बी कैलकुलेट करते तो a माइनस बी बराबर हो जाता आपके पास अंडर के अंदर 12 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर करते 4ab, यानी कि 4 इंटू में ab की वैल्यू यहाँ पर 32 है, तो 32 से इसको मल्टीप्लाई कर देते, तो अंडर के अंदर आता 144 माइनस यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 त्रिका 12, 128 घटाते तो यहाँ पर अंडर के अंदर 16 बचता और 16 का वर्गमूल 4, यानी कि यहाँ पर a माइनस बी की वैल्यू कितनी आई 4। तो a माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, यानी कि 4 का क्यूब प्लस में 3 इंटू में 32 और इंटू में 4। तो यहाँ पर ये 4 का क्यूब आपके पास 64 हो जाएगा, ये 64, 8 त्रिका 24, ये आपके पास सॉरी 4 त्रिका 12, 12 दूनी 24, हासिल आती 3, हासिल आती 2, 12 3 36 और 2 38, यानी कि 384 हो गया। इसमें ऐड करते तो ये 440 और 448 आ जाता आंसर। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आर स्क्वायर कैलकुलेट करते तो इसका स्क्वायर हो जाता, इसका भी स्क्वायर हो जाता और इसका भी स्क्वायर। यहाँ पर एस स्क्वायर कैलकुलेट करते तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए बट्टे में आर स्क्वायर के बट्टे में क्या है 15 का स्क्वायर है, तो जैसे आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करते तो ये 15 स्क्वायर से ये 15 स्क्वायर कट जाता, यहाँ से ये एस स्क्वायर की वैल्यू रखते तो ये 16 स्क्वायर से 16 स्क्वायर कट जाता। तो फाइनली आपके पास बचता क्या, यानी कि ऊपर बचता ये साइन थीटा और प्लस का कोस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये प्लस में बचता साइन थीटा माइनस का कोस थीटा का होल स्क्वायर। जब आप यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा होता है, तो आप यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज़ करते हैं 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। a की वैल्यू आपके पास कितनी थी साइन थीटा थी, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में बी स्क्वायर की जगह यहाँ पर बी की जगह कोस थीटा था, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी कि आंसर आपके पास 2 आ गया। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर देखिए 5√3 था और यहाँ पर कोस 60 डिग्री की वैल्यू पुट करते तो कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, 33 डिग्री की 1/√3 माइनस 3 इंटू में कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 प्लस में 3 इंटू में ये 1/√2 का स्क्वायर करते तो 1/2 प्लस के अंदर 2 इंटू में यहाँ पर √3/2 का स्क्वायर करते तो ये 3/4। अब यहाँ से ये 2 बार कट जाता और यहाँ से √3 से √3 कट जाता, बचा कितना 5/2 माइनस ये 3 बचा और प्लस में यहाँ पर देखिए 3/2 बचा और यहाँ पर भी 3/2, यानी कि हो गया कितना 6/2, 6/2 का मतलब 3 और 3 से ये 3 कट गया और यहाँ पर 5/2 बचा, यानी कि 2.5 आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको यह दे रखा है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करना था। अब यहाँ से देखिए आपके पास बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h और यहाँ पर जो है आपको 2πrh, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दे रखा था 2640। 2 का भाग लगाते 13 दूनी 26 और ये 20, यानी कि 1320 आ गया। अब यहाँ पर जो है आपके पास पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू में आर आपको कैलकुलेट करना था, हाइट आपको 12 दे रखी थी और यहाँ पर बराबर हो जाता है ये 1320 के, तो 22 के 132 होता है, यानी कि 60 बार कट गया, 12 पंजे 60 यानी कि 5 बार कट गया। आर बराबर कितना आ गया 35 आ गया, तो आर बराबर 35 आ गया। अब देखिए आपको यहाँ पर पूरा कैलकुलेट नहीं करना था, πrh बराबर किस क्या आया था 1320 क्या आया था, तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते थे πrh
इनटू में आर लिख सकते थे, तो पाई आर एच की वैल्यू 1320 थी और इनटू में आर की वैल्यू हमारे पास 35 है। ये बस इसको सोल्व कर लीजिए। 35 दूनी 70 का 0 हासिल आती 7 और 35 3 105 और 7 112 का 2 और हासिल आती 11। 35 और 11 46 बनता और एक 0 आगे आ जाता, यानी कि आपके पास ये आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, 35 रुपये प्रति किलोग्राम और 38 रुपये प्रति किलोग्राम के चावलों को एक तीसरी किस्म के साथ 2:1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 42 रुपये प्रति किलोग्राम है तो तीसरी किस्म के चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या है। अब यहाँ पर देखिए, ये आपको दे रखा है पहली किस्म का जो है 2 यूनिट के अनुपात में मिलाया जाता है, ये 1 यूनिट दूसरी किस्म का और तीसरी किस्म का 2 यूनिट के अनुपात में मिलाया जाता है। तो यहाँ से आप क्या करते हैं, ये दो के अनुपात में मिलाया जाता है पहली किस्म का मूल्य आपको दे रखा है 35 प्लस में 1 अनुपात में मिलाया जाता है ये दूसरी किस्म का, और दूसरी किस्म का मूल्य 38 दे रखा है तो मल्टीप्लाई में 38, और तीसरी किस्म का यहाँ पर आपको दे नहीं रखा बट ये 2 अनुपात में मिलाया जाता है। हमने मान लिया ये x यहाँ पर इसका मूल्य था, यहाँ पर ये प्लस करेंगे, ठीक है। अब आपके पास ये टोटल कितना हो रहा था, 2 1 3 और 2 5, यानी कि आपके पास 5 यूनिट हो रहा था, यानी कि बराबर हो जाता 5। और ये पूरे मिश्रण का मूल्य आपको ये इतना दे रखा था 42, तो इसको 42 से मल्टीप्लाई करना था, ये बराबर हो जाता इसके। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी कि 35 दूनी 70 और 38 108 हो गया। 2x बराबर कितना आ गया, ये यहाँ पर देखिए 5 दूनी का 10 5 की 20, ये आपके पास 210 हो गया। माइनस करते ये 108 तो ये बराबर 102 बचता। 2x की वैल्यू 102, यानी कि x बराबर 51 आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, यदि ये आपको दे रखा y + 1/y तो यहाँ पर इसका मान आपको कैलकुलेट करके बताना था। दोनों साइड स्क्वायर करते तो y² + 1/y² की वैल्यू कितनी आ जाती, यहाँ पर +2 आता, इधर माइनस हो जाता, यानी कि 4 का स्क्वायर -2 हो जाता, और यहाँ पर जो है आपके पास कितना बचता, 14 बचता। तो यहाँ से आप जो है इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर इसको क्या लिख सकते थे, y² का होल क्यूब प्लस में 1/y² का होल क्यूब। तो यहाँ पर y² + 1/y² की वैल्यू आपको पता है, तो इसको यहाँ पर 14 का क्यूब करते, माइनस कर देते 3 × में 14, माइनस कर देते आप 3 × में 14। तो यहाँ पर 14 का क्यूब कितना होता है, ये 2744 होता है, और इसमें से 14 3 42 माइनस करते। अगर यहाँ पर 14 का क्यूब आपको याद नहीं है तो 14 का स्क्वायर × में 14 कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये 2744 में से आप घटाएंगे तो यहाँ पर ये आपके पास 2742 बचेगा, बाकी आप 2702 बचेगा। तो यहाँ पर जो है आपके पास ये आंसर हो जाएगा। बाकी आपको 20 तक के क्यूब जो है याद रखने चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर आपको दे रखा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 12 सेंटीमीटर लंबाई की चाप से बने एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको बताना था। तो एरिया का फॉर्मूला होता है आपके पास त्रिज्यखंड का, यहाँ पर 1/2 × में L × में R। ये चाप की लंबाई यहाँ पर L है और R यहाँ पर त्रिज्या है। 1/2 चाप की लंबाई आपको दे रखी थी 12 × में त्रिज्या दे रखी थी 8, तो ये कटता है यहाँ पर 6 बार, यानी कि 8 × 48 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, जिला सी और जिला डी में कंपनी में कार्यरत महिला कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है। तो सी का देखते ये ग्रे वाला है और डी का देखते ये येलो वाला है। तो ये 30%, ये 15%, टोटल कितना है 45%। और 1% की वैल्यू कितनी है, यानी कि 45 × में यहाँ पर देखिए 100% की इतनी दे रखी है, यानी कि ये आपके पास 1,36,000 दे रखी है। इसको डिवाइड करते हैं 100 से, क्योंकि 100% की वैल्यू थी, 2 0 से 2 0 कट जाते, बस इसको मल्टीप्लाई करना था। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आप यहाँ पर 45 को लिख सकते हैं 9 × में 5, 9 × में 5 लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर पहले आप 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 9 6 9 54 का 4 हासिल आती 5, 13 9 117 और 5 122 और आगे एक 0 आ जाता। और यहाँ पर इसको 5 से और मल्टीप्लाई करना था, यानी कि 5 के 20 का 0 और हासिल आती 2 5 दूनी का 10 2 12 हासिल आती 1 12 5 60 1 61 और आगे एक 0, यानी कि आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता। अब यहाँ पर इसका मान कैलकुलेट करना था, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, अंडर रूट के अंदर प्रमेयकरण करा देते। जब अंडर रूट के अंदर प्रमेयकरण कराते तो यह 1 + का cos थीटा दे रखा है और बट्टे में 1 - का cos थीटा दे रखा है। यहाँ पर इसको ऊपर नीचे गुणा कराते किससे, 1 + cos थीटा से, और नीचे भी आप 1 + cos थीटा से इसको गुणा कराते हैं। तो ये अंडर रूट के अंदर जो है इसका प्रमेयकरण हो जाता और ये आपके पास क्या आता,
अंडर रूट के अंदर ऊपर तो बनता क्या 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, तो यहाँ पर ये 1 प्लस कोस थीटा ही बच जाता क्योंकि वर्गमूल लेते तो स्क्वायर हट जाता, और बट्टे में यहाँ पर 1 माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बनता, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, और साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल लेते तो साइन थीटा बन जाता। अब यहाँ से इसको लिख सकते थे 1/साइन थीटा और प्लस में कोस थीटा बट्टे साइन थीटा, ऐसे लिख सकते थे, यानी कि आपके पास कितना आ जाता कोसेक थीटा, और यहाँ पर प्लस में ये कोट थीटा बन जाता, यानी कि आपके पास ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। अब यहाँ से देखिए ये माइंड कैलकुलेशन करने का क्वेश्चन है, बाकी यहाँ पर बोर्ड मास का रूल आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं, यानी कि 6 दूनी का 12, 6 दूनी का 12, और ये माइनस का है और ये प्लस का 3, यानी कि यहाँ पर माइनस का 9 बचा, और माइनस का 9 ऑलरेडी बाहर था, यानी कि माइनस का 18 हो गया, और माइनस का 2 यानी कि माइनस का 20, और ये माइनस बाहर था यानी कि प्लस का 20 हो गया, तो 20 प्लस का आया, ठीक है। और 100 में यहाँ पर 10 का भाग देंगे तो 10 आएगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 30 आंसर। नेक्स्ट देखिए, एक निश्चित बिल पर 40% की छूट तथा 30% की 2 क्रमिक छूटों का अंतर इतना है, तो बिल की राशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ें आप यहाँ पर माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ तक यहाँ पर देखिए 40% पहली छूट दे रखी है, और दूसरी छूट 30-30 की 2 क्रमिक छूटें दे रखी हैं, तो एकल छूट में कैलकुलेट करते तो आपके पास 30 + 30 - 30 इंटू में 30 और बटे में 100। अब यहाँ से इसको माइनस करते इसमें से तो पूरे को, तो यहाँ पर जो है आपके पास ये -20 बचता, और ये माइनस माइनस जो है ये प्लस हो जाता, और यहाँ पर जो है ये 9 होता, ठीक है। और ये आपके पास माइनस का 11% बचता। अब आपको नेगेटिव चिन्ह नहीं देखना है, नेगेटिव चिन्ह यहाँ पर लॉस को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर जो है आपके पास कमी को रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव चिन्ह, ठीक है। नेगेटिव चिन्ह को नहीं देखना। और ये डिफरेंस आपको दे रखा था 220, यानी कि 11% की वैल्यू आपको दे रखी थी 220, कितना गुना दे रखी थी 20 गुना दे रखी थी, तो 100% की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी, तो यानी कि 20 इंटू में 100 कर देते तो आपके पास 2000 आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर आपको दे रखा पहले महीने में मोहन की आय में 30% की वृद्धि होती है और दूसरे महीने में उसकी आय में 30% घट जाती है, तो 2 महीने बाद आय में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। तो यहाँ से आपको ये देखना था कि x% की अगर वृद्धि दे रखी हो पहले, फिर x% की कमी दे रखी हो, लगातार वृद्धि और कमी दे रखी हो, तो आप यहाँ पर कमी कैलकुलेट करने का, हाँ इस केस में जो है हमेशा कमी ही होगी, और इसका फॉर्मूला होता है x²/100। तो यहाँ पर 30% की वृद्धि और कमी हो रही है, तो यहाँ पर ये 30 का स्क्वायर करते और बट्टे में यहाँ पर 100 करते, तो ये ऊपर 900/100 बनता, यानी कि आपके पास 9% की कमी जो है आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 10 घंटे का समय लेती है, जबकि धारा की दिशा में उसी दूरी को तय करने में 7 घंटे का समय लेती है। नाव की चाल और जलधारा की चाल के बीच क्रमशः अनुपात क्या होगा। तो यहाँ से अगर आप देखते ये डिस्टेंस इनकी सेम होती, यानी कि बट्टे में x-y, विपरीत दिशा में यानी कि x-y, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ x जो है नाव की चाल है और y जो है ये धारा की चाल है। तो यहाँ पर जो है x-y की स्पीड से दूरी तय करते तो यहाँ पर 10 घंटे का टाइम लगता, तो यहाँ से d बराबर कितना आ जाता 10 इंटू में x- का y आ जाता। और इसी तरह से यहाँ पर विपरीत ये धारा की दिशा में जाने में कितना टाइम लग रहा था, यानी कि x + y की स्पीड से जाते d डिस्टेंस कवर करते तो यहाँ पर 7 घंटे का टाइम लगता। तो यहाँ से d बराबर आ जाता 7 इंटू में x + का y। बट हमें ये तो पता था कि डिस्टेंस यहाँ पर क्या थी, सेम थी। जब डिस्टेंस सेम थी तो यहाँ पर इनको बराबर कर देते हैं, यानी कि 10 इंटू में x - y बराबर हो जाएगा 7 इंटू में x + का y के। तो यहाँ से आपके पास ये 10x हो गया माइनस 10y हो गया बराबर 7x हो गया प्लस 7y हो गया। एक साइड कर लीजिए, यहाँ पर ये इधर 3x बचेगा और यहाँ पर ये इधर 17y हो जाएगा, यानी कि x का y के साथ रेशियो जो है वो आपके पास आ जाएगा 17:3 आ जाएगा, ठीक है। और यही आपको कैलकुलेट करना था, तो नाव की चाल यहाँ पर और जलधारा की चाल का रेशियो कैलकुलेट करना था, तो ये आ जाता। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर 8, ये आपको यहाँ पर देखिए इसको डायरेक्ट कर सकते थे, यानी कि इसका 32 यानी कि 4 गुना दे रखा 800 के 32, तो यहाँ पर इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, यानी कि 52 हो जाएगा। तो 52 आप इसको राइट टिक कर देते। बाकी यहाँ पर रेशियो बनाकर कैलकुलेट करते तो चतुर्थानुपाती x मान लीजिए, यानी कि 8 का यहाँ पर 32 के साथ जो रेशियो है वही रेशियो होगा 13 का x के साथ। तो यहाँ पर 800 के 32
तिरछा गुणा करा देते, यानी कि x बराबर 13 चौके 52, आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, ए बी से 50% अधिक कुशल है तो बी समान कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उस कार्य को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगता है। तो 50% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, यानी कि बी अगर 2 यूनिट कुशल है तो ए जो है वो 1 यूनिट अधिक कुशल है, यानी कि ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट रही होगी, यानी कि इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आपके पास ये आ चुका है। तो आप टोटल वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि बी की एफिशिएंसी यहाँ पर इनटू में, यहाँ पर ये 20 दिन में काम कर रहा था तो ये बी की एफिशिएंसी 2 थी, इनटू में 20 करते तो 40 यूनिट का आपके पास आंसर आ जाता, ये आपके पास टोटल वर्क आ जाता। अब यहाँ पर देखिए 40 यूनिट का टोटल काम था, 40 यूनिट का टोटल काम था, ए और बी दोनों मिलकर करते हैं तो ये 3 और 2 5, एफिशिएंसी जुड़ जाएगी, 5 का इसमें भाग लगा दीजिए, 5 × 40, यानी कि 8 दिन जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।